नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दर्शन विद्यालय रतनपुर तरफથી આપ સૌ ફરીવાર એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે હિન્દીની અંદર ગયા ક્લાસની અંદર આપણે રાણી વિશે મહાદેવ વર્માની જે રચના છે રેખાચિત્ર એના વિશે વાત કરી હતી। આજે આપણે એક સ્ટેપ આગળ એટલે કે દાજુ જે શેખર જોશીની એક કહાની છે, કહાની લેખન જેને એમણે કરેલું છે તેના વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે દાજુ એટલે શું એ પ્રશ્ન થાય। दाजू એટલે बड़े भैया એટલે કે મોટો ભાઈ એવો એનો શબ્દ થાય। तो दाजू यानी कि अपनेपन भरे अपनेत्व भरे दो शब्द मानवी को आपस में परिचित बना देता है, जबकि तिरस्कार भरे शब्द मानवी को दूर कर देता है। ऐसे संबंध यहाँ पे जो लड़का है मदन और जगदीश बापू जगदीश बापू उनके बीच अपनेत्व भरे दो शब्द से जो अपनापन होता है और तिरस्कार से जो दूर हो जाते हैं, ऐसा संबंध यहाँ दिखाई दिया है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि दाजू जो शेखर जोशी की जो कहानी है उसमें लेखक का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान में हुआ था। अपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अजमेर में स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटावार, 7 के लोग, दाजू, हलवा एवं नौरंगी बीमार है। उनके एक कहानी संग्रह कौन कौन से, तो कि कोशिका घटवार, 7 के लोग, साथ ही साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं दाजू, हलवा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी यादवी और किले कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार एवं पहले सम्मान से सम्मानित एवं दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण किया गया है। दाजू जो कहानी है उस पर फिल्म का निर्माण भी किया गया है। तो आज हम जो दाजू पढ़ने वाले हैं उसमें क्या आएगा, क्योंकि दाजू एक कहानी बाल श्रमिक लड़के की है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में एक केफ के होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे हम दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वह किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर देता है। ये इस कहानी में जो जगदीश बापू है उनके जो तिरस्कार भरे जो शब्द है वह मदन को आघात से भर देता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में दिया गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके जो पाठ के सार है ये सब एक का बॉय है, उनका लेखक जगदीश बाबू और मदन जो है उनका परिचय से अपनापन हो जाना, अपनेपन से दाजू कहलाना पसंद नहीं है। जो मदन दाजू दाजू जो शब्द पुकारता है वह जगदीश बाबू को पसंद नहीं है। प्रतिष्ठा पर आघात, मदन के दिल में चोट पहुंचना यानी कि चोट लगना, कोई कहते हैं साहब मुझे। आखिर में मदन जो है उनकी जो प्रतिक्रिया है मदन लड़के की, वह प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं आता, वह उदास हो जाता है। और आखिर तक जो हेमंत और जगदीश बाबू झप चाय पीने के लिए कॉफी पीने के लिए कैंप ले जाते हैं। तब जब हेमंत पूछता है मदन का नाम, तब जो मदन है वो अपना नाम वही कहते हैं साहब मुझे ऐसे कह के वह चुप रह जाता है। देखते हैं इस कहानी में क्या आता है। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफ है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। यानी कि जो चौक है यानी कि जब जहाँ पे 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उसे हम चौक कहते हैं। वहाँ के दाईं ओर यानी कि बाईं ओर साइन बोर्ड वाला एक कैफ है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था।
कैसा था वह मदन? तो कि गोरा चट्टा रंग, नीली सफाफ आंखें यानी कि स्वच्छ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, शिथिलता यानी कि आलस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सुस्ती कहते हैं, ऐसी आलस उस लड़के में नहीं थी। कौन सा? आगे देखते हैं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे सी फुर्ती, आंखें की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान अंदाज केवल 9-10 साल की लगाया जाता है। उसकी आंखें देख के जगदीश बाबू ने उनकी जो उम्र है उसका भी अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी उम्र 9-10 साल की होगी, शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचे हुए जगदीश बाबू ने कैब में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसकी ही उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए उनके उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसकी इसी मौन में जैसे सारा मौन यानी कि मेनू समाहित हो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराए चल दिया और पहले झपकते ही चाय हाजिर हो गई। अब देखते हैं कि 2 बार मुस्कुराता है वह लड़का। जब जगदीश बाबू कैफ में आते हैं तब भी वह मुस्कुराता है, साथ ही चाय का ऑर्डर जब लेके वापस जाता है तब भी वह मुस्कुराता है। यानी कि ऐसी मर्म स्माइल हमें भी रखनी चाहिए हमारे चेहरे पे। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, और सही कहा है कि मनुष्य की जो भावना है, जो इच्छा है, वह विचित्र होती है, जिसे हम पहचान नहीं सकते। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं कर पाता। कि जब मानवी अकेला होता है, निर्जन होता है, किसी का संग नहीं होता, तब मानवी अकेलेपन का भी अनुभव नहीं होता। लगता है इसी अकेलेपन में भी सब कुछ कितना निकट है। और जब लगता है कि ऐसे भाव, ऐसे व्यक्ति के साथ जो मिलना होता है, तब अकेलापन कहाँ दूर हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कितना अपनापन है। परंतु इससे विपरीत कभी कभी ऐसे हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन का महसूस नहीं होता। जबकि इससे विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय यानी कि कोहलापूर्ण वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम सभी सभ्यों के साथ, सभी नर नारियों के साथ बीच में है, लेकिन हमें अकेलापन का महसूस होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी हम किसी से बात नहीं कर पाते। हमारे साथ हमारे माता पिता है, हमारे बड़े भैया है, हमारी छोटी बहन भी है, साथ ही साथ हमारे मित्र सर्कल भी है, लेकिन हम अकेलापन महसूस करते हैं। और कभी कभी अकेले होते हुए भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस अकेलेपन का, एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। विचो या विकृत की किसी कथा के मूल में यानी कि उदासीनता यानी कि हमारे अंदर जो उदासीनता है, जो भावनाएं है, वह भावनाएं पूर्ण नहीं होती, तब हम उदासीन हो जाते हैं। उदासीन के बारे में आपको पता ही है कि उदासीन किसे कहते हैं, हताश जिसे हम कहते हैं उसे उदासीन कहते हैं। तो जब मनुष्य हताश हो जाता है तब वह अकेलापन महसूस करता है। तो जगदीश बाबू दूर देश से आए हुए थे, यानी कि अकेले आए थे काम के लिए, अकेले थे। चौकी चहल पहल के शोरगुल कि उन्हें लगता है सब कुछ अपनेत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी बातों में अकेलेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो लगता है ये अपना ही नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर है, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास से याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ के होटल। हम देखते हैं कि हम अपने शहर से दूर चले जाते हैं, यानी कि हॉस्टल चले जाते हैं, कहीं दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं।
तब वहां कोई अपना नहीं मिलता, तब हम क्या करते हैं, हमारे जो यादें हैं वह यादें महसूस करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज को याद करते हैं, पड़ोस के गांव के मित्र सर्कल को याद करते हैं, हमारे सभ्यों को याद करते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं उस जगह को याद करते हैं। तो ऐसे इसी तरह अकेलेपन का महसूस जगदीश बाबू को जब होता है, तभी मदन नाम का जो लड़का है वो ऑर्डर लेने के लिए आता है। चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट चाड़ी, राखदानी यानी कि सिगरेट बुझाने की जो पात्र होता है उसे हम राखदानी कहते हैं। तो उसमें अपनी जो सिगारेट है वह बुझा देते हैं। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही पूछे जिसकी रिक्तता यानी कि जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ખાલી જગ્યા, वो खाली जगह पूर्ण થઈ જાય છે। उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उनकी शंका क्या थी कि अपनेपन का महसूस न करना यानी कि हताश हो जाना, अपनत्वहीन होना। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट बुझा दी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि में वही पूछे जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान भी कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ से रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? जब लड़का कहता है कि मैं पहाड़ का हूँ, तब जो लेखक यानी कि जगदीश बाबू शेखर जोशी ने अपना नाम बदल दिया है। क्या रखा है? जगदीश बाबू। तो जगदीश बाबू पूछते हैं कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है, इनमें से कौन से गांव में हो? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, यानी कि थोड़ी सी हंसी रखकर बोलता है, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। उसे याद आता है कि मैं अल्मोड़ा पहाड़ी से हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानकारी के घर से जगदीश बाबू ने पूछा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए जगदीश बाबू मदन को बार बार क्वेश्चन करके उनसे माहिती परिचय करते हैं। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद वह अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता था, संकोच हुआ था, इसी कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर। એટલે કે ઘણું બધું દૂર છે। તમે છે ગામનું નામ કહો છો કે અલ્મોડાથી 15-20 કિલોમીટર ઘણું दूर છે, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। उसे जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी। किसे? जगदीश बाबू को। किसकी जानने की? कि जो मदन है वह मदन का गांव कौन सा था, वह जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए वह बार बार पूछता है कि गांव का नाम तो होगा ना, 15-20 किलोमीटर दूर है, वह तो सही है, लेकिन उस गांव का नाम तो होगा ना। तब जो लड़का है वह कहता है, लोटिया लोगों पर सपूछता हुआ ऐसा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर टूटी हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभिवादन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जो मदन है, जब वह जानता है कि जगदीश बाबू भी उस गांव के पास वाले गांव के हैं, तब मदन खुशी समाती नहीं है। खुशी व्यक्त करने के लिए जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि वह खुशी के मारे उसके हाथ में जो ट्रे है, जो डिश है, वह भी गिर पड़ेगी। उससे मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। એટલે કે પોતાનો જે અતીત છે, જે પોતાનો ભૂતકાળ છે એને યાદ કરતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। અતીત का ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, माँ। यहाँ पे लिखा है ईजा यानी कि माँ। उस पहाड़ी विस्तार में माँ को ईजा कहते हैं, बाबा को बाबा, दीदी, भोली। भोली यानी कि छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई। बड़े भाई को हम दाजू कहते हैं। परीक्षा में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दाजू किसे कहते हैं, तो दाजू बड़े भाई को कहते हैं। उसी प्रकार ईजा का अर्थ क्या होता है, तो ईजा का अर्थ माँ होता है। एमसीक्यू टाइप में
हम पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया लेकर जानी पड़ी और जो मदन है उसे जगदीश बाबू में ऐसे अपने जो सभ्य है वैसे लगने लगते हैं कि जगदीश बाबू के बीच में अजनबी के बीच में अपनेत्व का जो भाव है वह दिखाई पड़ता है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। टेबल पर बैठते ही मदन का जो स्वर है दाजू ऐसा शब्द सुनाई पड़ता है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी का निकट जान पड़ता है। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूले नहीं, दाजू, हाँ दाजू यानी कि बड़ा भाई। जगदीश बाबू में वह अपने बड़े भाई को देखता है और जगदीश बाबू को मदन जो है वह दाजू कह के पुकारता है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच ही अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जहीन, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ पे यू यानी कि हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाना खाया था। तभी किसी ओर से बोई की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज है? टूंकમાં કહું ને તો જે પોતાના પણ છે એ એના અંદર જાગૃત થઈ જાય છે કે પહાડી વિસ્તારમાંથી પોતાનું પેટ ભરવા માટે જે મદન આવેલો હોય છે શહેરની અંદર અને એ કેમ્પની અંદર પોતાનું કામ કરતો હોય છે એવે જ સમયે જે જગદીશ બાબુ ત્યાં આવે છે અને એ બંને વચ્ચે જ્યારે પરિચિત થાય છે અને પરિચિત થતા એ બંને વચ્ચે શું થાય છે અપનાપન કે એ બંને એકબીજાના ગામની બાજુમાં રહેનારા વ્યક્તિઓ છે, એકબીજા પોતાના પડોશી જે ગામ છે એ ગામની અંદર રહેતા લોકો છે એટલે કે એક પ્રકારનો भाव જે अपनापन જે अपनेपन का जो भाव है वो वहां पे व्यक्त होता है। और दाजू के अंदर, मदन के अंदर दाजू के प्रति प्रेम उभरता है और जगदीश बाबू को वह साहब नहीं कहता, वह दाजू कहता है यानी कि बड़ा भाई कहता है। और जब भी जगदीश बाबू उस कैंप में आते हैं तब वह दाजू कहकर उसका जो प्रेम है, जो लगाव है वह व्यक्त करता है। पानी लाओ, लाया दाजू, शब्दों को उतनी ही आत्मता और लगन से दोहराता जितनी आत्मता से वह बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यानी कि अपनेपन का जो भाव है, जिस तरह बहुत समय के बाद जब एक माँ अपने बच्चे से मिलती है तब वह अपने बच्चे को चूम लेती है, उसी प्रकार जगदीश बाबू को देख के जो मदन है वह भी खुशी से फूले नहीं समाते, यानी कि बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू जो एक अकेलेपन का जो महसूस कर रहे थे वह अकेलेपन का जो महसूस है, अपनेपन का जो अकेलेपन का जो महसूस है वह दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक कैफे की नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगता है। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, यानी कि मदन जो है वह बार बार दाजू कह के पुकारता है। लेकिन जो जगदीश बाबू है, जगदीश बाबू को अपनेपन का तो महसूस हो गया, लेकिन जो मदन द्वारा जो दाजू कहलाना जो है वह उसे पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने आप संकोचता है। मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे। अपने पर की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सके। यानी कि जो अहम है, मनुष्य का जो अहम है वह मनुष्य को गिरा देता है। अहम ही एक ऐसी भाव है अहम का जो मनुष्य को आपस से दूर कर देता है। हमारे अंदर ऐसे अहम को नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसे अहंकार को, ऐसे अहम को दूर कर देना चाहिए। मनुष्य जो હોય છે ને માણસ, એ માણસ પોતાના અહંકારના કારણે જે સંબંધ હોય છે સંબંધો તોડી નાખે છે। બે માણસ એક કાચા દોરાની સાથે બંધાયેલા હોય, એક છેડો બંને છેડા એક માણસ પોતાની પાસે હોય છે સંબંધોનો। એ જે દોર હોય છે એક સંબંધ હોય છે, જો એક ખેંચે તો એ દોર તૂટી જાય, પણ જો એ દોરાને પાછો સંબંધ જોડવો હોય તો એ દોરાને ગાંઠ મારવી પડે, પણ પેલા જેવો દોરો રહે નહીં। એટલે કે
કે અહંકારની અંદર, ક્રોધની અંદર ક્યારે પણ આપણે એવા શબ્દોનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ કે સામેવાળા વ્યક્તિને દુઃખ પહોંચે, એનું દિલ તૂટી જાય. એવા શબ્દો ક્યારે આપણે ઇસ્તેમાલ કરવા જોઈએ નહીં, એટલે કે વાપરવા જોઈએ નહીં. તો અહીંયા પણ જો દાજુ છે યાની કે જગદીશ બાબુ, એને પોતાના અહંકારના કારણે એને આ જે દાજુ શબ્દ છે મદન દ્વારા જે બોલવામાં આવે છે એને ગમતા નથી અને ક્રોધમાં આવી જાય છે. એના અહમના કારણે એ પછી શું કહે છે આગળ જોઈએ. दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जागृत थे, એટલે કે મધ્યમ વર્ગના જે સંસ્કારો છે જાગૃત થઈ જાય છે. अपने पद की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक नहीं सकी, यानी कि टूट गई. दाजू चाय लाओ, चाय नहीं लेकिन तुम यहाँ आओ. दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें. प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा. ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो सारे दिन, जब भी मैं आता हूँ तुम दाजू दाजू चिल्लाते हो. यहाँ पे जगदीश बाबू अपने अंदर जो अहंकार भरा हुआ है वह विस्फोट होता है और विस्फोट के कारण, क्रोध के कारण मदन को टोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे दाजू दाजू क्या कहते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता. मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा सम्मान है, तो मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल भी नहीं है तुम्हें. जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया, यानी कि जो क्रोध है वह बढ़ता गया. शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका. शब्दों पर अधिकार न रहना यानी कि बहुत सारे शब्द यानी कि क्रोध के कारण बोल देना. मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा. उन्हें ध्यान नहीं लगा कि ये क्या बोल रहे हैं जगदीश बाबू. जगदीश बाबू तो अपने क्रोध के कारण बोलते जा रहे और जो मदन है वो सुनता जा रहा है. लेकिन जगदीश बाबू को पता नहीं कि मदन ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. लेकिन जो मदन है उन्होंने तो मदन ने समझा नहीं उस प्रश्न को और फिर भी वह समझ गया. ध्यान नहीं रहा पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया. ये दाजू बहुत क्रोधित है, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये दाजू दाजू कहलाना. मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी. गहरी चोट लगना मैंने कहा ना कि જ્યારે પણ આપણે ગુસ્સામાં હોય ને ત્યારે એવા શબ્દો વાપરવા જોઈએ કે સામેવાળા વ્યક્તિને ખોટું લાગે, આપણા કારણે એ વ્યક્તિને દુઃખ લાગે. જો આપણને ક્રોધ આવે છે, ગુસ્સો આવે છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એ સમયેથી આપણે ત્યાંથી દૂર થઈ જવું. જે વ્યક્તિથી ક્રોધ આવે છે એ વ્યક્તિથી દૂર થઈ જવું. જ્યારે પણ શાંત પડી ત્યારે એ વિચારવાનું કે હું શેના કારણે ક્રોધિત થતો હતો, ગુસ્સે થતો હતો, એનું કારણ વૃત્તિ, એનું સોલ્યુશન મળ્યું. પણ ક્યારે પણ ગુસ્સાના અંદર આવી, પોતાના અહંકારની અંદર આવી, ક્યારે પણ સામેવાળા વ્યક્તિને આપણે એવા શબ્દો વાપરવાનો જોઈએ કે यहाँ पे जगदीश बाबू जब भी जगदीश बाबू के क्रोध के कारण जो शब्द बोले थे उसके कारण उस मदन के व्यवहार में मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगती है. गहरी चोट लगना यानी कि खूब दुख होना. मैनेजर से शिद्दत का बहाना कर वह घुटनों में सर्दे कोठारी में शिशुता भर होता रहा. यानी कि उन्हें जो चोट लगी थी मदन को, उसके कारण जो मदन है वह शिद्दत का बहाना बना के और छुट्टी ले लेता है और एक कोने में जाके बहुत सारा रोता है और जो अपना दर्द है, जो दुख है वह निकाल देता है आंसू के द्वारा. घर गांव के दूर ऐसी परिस्थितियों में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था. इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगता है किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों में और दीदी के आंचल की छांव में बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो सकती. तो रो लेने पर अंतर की उमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है. यानी कि मानस जे होय छे, પોતાનું જે દર્દ હોય છે, જે દુઃખ હોય છે, એ દુઃખ એ રોઈને જો વ્યક્ત કરી નાખે તો પોતાનો જે ભાર છે એ ભારથી મુક્ત થઈ જાય. માણસ પણ કરે છે, રોતો નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એક પુરુષની અંદર હાર્ટ એટેક આવવાની એટલે કે હૃદય હુમલો થવાની શક્યતા વધારે છે, બહેનોમાં ઓછી હોય છે. કેમ? કારણ કે બહેનો જે હોય છે એ પોતાનું જે દર્દ હોય છે, દુઃખ હોય છે એ
રોઈને વ્યક્ત કરી નાખશે પણ ભાઈઓ વ્યક્ત કરી નથી શકતા એટલા માટે અંદર અને અંદર ઘૂંટાતું હોય છે એના કારણે એને હૃદય હુમલા એટલે કે હૃદય રોગ વધી જાય છે તો અહીંયા પણ જે દાજુ હોય જે મદન હોય છે એ રોઈને પોતાનું જે દુઃખ હોય છે એ दूर करे से मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन से सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी कि दूसरे दिन यानी कि जब जगदीश बाबू मदन को डांटते हैं उसके दूसरे दिन जब वह कैफ में जाते हैं तभी उसके सहपाठी हेमंत वहां पे मिलता है। कैफ में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया परंतु उन्हें लगा जैसे वह उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न थी उसकी क्या लाऊ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा दूध चाय दो आमलेट परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साथ कहकर वह चल दिया। मानो दोनों अपरिचित जो जगदीश बाबू है उनके शब्द का क्या प्रभाव होता है कि जो मदन है वह मदन अपनेपन का जो भाव जुड़ गया था जगदीश बाबू और मदन के बीच वो दूर हो जाता है। मानो वो एक दूसरे से पहचान में नहीं आए ऐसे वर्तन मदन करता है। शायद पहाड़िया है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय भी बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अशांत चढ़ा के ही गलत से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन सा गए। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे भी नाम पूछा। फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा सा ही खाना खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी ज्वालामुखी सा फ्रूट हो पड़ेगा यानी करते क्रोध से बोलना। हेमंत ने आग्रह से स्वर में दूर रहे। क्या नाम है तुम्हारा? वो कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर अधिक सुंदर हो गया था। यानी कि जो मदन से ये मदन ने એટલું બધું દુઃખ લાગે છે એ પછી જગદીશ બાપુને પહેચાન તો એટલે કે ક્યારે મુલાકાત થઈ જ નથી એ રીતે જ્યારે બીજા દિવસે જગદીશ બાપુ આવશે એ રીતે મુલાકાત કરે છે। એ દાજુ દાજુ શબ્દ નથી આપણો સાહાબ કહીને બોલાવે છે। ટૂંકમાં જે પોતાનાપણું હોય છે એ ક્યારેક ક્યારેક દૂર થઈ જાય એક સામાન્ય તિરસ્કાર ભર્યા શબ્દોના કારણે અને ક્યારેક ક્યારેક આત્મીયતાપૂર્ણ જે શબ્દો બોલવામાં આવે છે એના કારણે માણસ જે अपरिचित जे छे ए पण परिचित થઈ જાય છે। અહીંયા આપણે આખા પાઠની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું છે કે માણસ જે બોલે છે એના કારણે માણસ નિકટ પણ આવે છે પરિચિત પણ થાય છે અને ક્યારેક અતિરસ્કાર ભર્યા એટલે કે તિરસ્કાર ભર્યા જે શબ્દો છે એ શબ્દોના કારણે જે પોતાનાપણું છે એમાંથી પણ દૂર થઈ જાય છે અને જેને આપણે કહીએ ને કે આપણે પોતાનાપણાથી દૂર થઈ જવું એટલે કે જે પોતાના સભ્યો છે એનાથી દૂર થઈ જાય। टूंकमा समग्र कहानी में शेखर जोशी ने यहाँ पे एक बालक मदन के द्वारा और जगदीश बाबू के बीच जो तिरस्कार भरे शब्द और जो अपने शब्द है जो विषय है यहाँ पे दर्शाया है। और गृह कार्य के अंदर आप सभी को उनका जो स्वाध्याय है दाजू का जो स्वाध्याय है वो आपको लिखना है।